498A एक ऐसा, मतलब इट्स लाइक अ लव लेटर कि कोई कुछ नहीं समझ आ रहा, 498 ठोक दो, 498 ठोक दो, इस तरीके का। पुलिस को पता चला कि जिस ननद के खिलाफ इसने केस फाइल किया वो तो 10 साल से अमेरिका रह रही है, दामाद का भी नाम डाल दो, जब अपने घर की बेटी के ऊपर आएगी बात तब लोगों को समझ आएगा। कि बहुत सारे लॉयर्स पैकेज ऑफर करते हैं कि आप हम 498 पे भी चलते हैं चीजें, हम 498 भी कर देंगे, हम डोमेस्टिक वायलेंस भी लगा देंगे, हम मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर देंगे, हम डिवोर्स का केस भी फाइल कर देंगे। 4 केस मिल गए। मैरिटल रेप का मतलब है कि मैरिज में हुआ रेप। द रियलिटी इज कि बहुत सारे हस्बैंड हैं जो औरत को उनके साथ उनकी मर्जी के अगेंस्ट जबरदस्ती करते हैं, पर जस्ट बिकॉज वो हस्बैंड है और कानून नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो पकड़े नहीं जाते हैं। नाइट ड्यूटी थी एंड सडनली इमरजेंसी में एक लेडी को एडमिट कराया गया जिनके से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। देखा कि उनके हाथ में मेहंदी वेहंदी लगी हुई है, बिल्कुल नवविवाहित लग रही थी। बाद में पता ये चला कि फर्स्ट नाइट थी और हस्बैंड ने बॉटल इंसर्ट की। हस्बैंड ने इतने ब्रूटली किया कि कांच की वो बोतल फट गई एंड शी हैड पीसेस ऑफ ग्लास इनसाइड हर। हेलो प्रज्ञा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ओवर हियर मैम। लाइकवाइज। थैंक यू। तो मैम प्रज्ञा जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे आए और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बेसिकली प्रयागराज की रहने वाली हूँ। वो मेरा बर्थ प्लेस है, दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। आई एम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं सुप्रीम कोर्ट की बार मेंबर भी हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की। और वो कहते हैं जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, दाग दहलवी नहीं है, एक शेर बोला था। और एक बड़ी फेमस मूवी है कि जो कुछ नहीं करते हैं वो वकालत करते हैं। अच्छा। तो दिस इज हाउ वकालत केम टू मी। चूंकि मैं यूपी से हूँ तो हमारे यहाँ ये मानसिकता है कि बच्चा या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, और कुछ हम जैसे होते हैं जो आर्ट्स चुन लेते हैं कॉन्शियसली, तो ये एक था कि एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी। सो आई हैड नेवर प्लान्ड कि मैं वकालत करूंगी, बट यूपीएससी की मैंने तैयारी की, नहीं हुआ। हर कोई आईएएस बनना चाहता है, जरूरी नहीं है वो आईएएस बन ही पाए। एंड आफ्टर 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स मुझे लगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कोर्ट इस तरीके से जाना स्टार्ट किया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट रिजॉर्ट है। बट लिटिल डिड आई नो कि मुझे वकालत इतनी पसंद आएगी कि मैं इसमें घुल मिल जाऊंगी। तो इस तरीके से वकालत मेरी लाइफ में आई एंड देयर इज नो गोइंग बैक। मुझे अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है और आई लव व्हाट आई डू। मैम, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बताया आपने, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसे आप एलएलबी की डिग्री के बाद आप किसी भी आप अपने स्टेट से एफिलिएट होके वहां के बार काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। तो कोर्ट्स की एक हायरार्की है, जैसे कि सबसे नीचे आपके सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे जिन्हें ट्रायल कोर्ट कहते हैं। उसके ऊपर हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट है। तो एलएलबी की डिग्री के बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं, क्योंकि आप एडवोकेट्स एक्ट के अंदर आपने ओथ ले ली होती है, आपको सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। हर कोई एडवोकेट हो सकता है, लेकिन हर कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो यदि मुझे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना वकालतनामा दायर करना है तो वहां पे कोई भी एडवोकेट जा सकता है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा आपको दायर करना है तो उसके लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसकी एक परीक्षा सुप्रीम कोर्ट साल में एक बार कंडक्ट कराती है। अप्रोक्सीमेटली 2% इसमें वो है, पासिंग रेशियो है। आपके 4 पेपर्स होते हैं जो आपको करना पड़ता है क्लियर। एंड एक बार जब वो आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स हो गए, प्रैक्टिस प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेट हैं, उसके हिसाब से आपको वो एग्जाम निकालना पड़ता है। वंस यू क्लियर दैट तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो अब पूरे देश में कोई भी कहीं पर भी अगर पीड़ित है जो अपना सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है, जिनको करवाना है, तो वो एक रेगुलर एडवोकेट से नहीं फाइल करा सकता, उन्हें एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास ही आना पड़ेगा। तो जब भी जज साहब के सामने फाइल जाती है तो वो हमारे नाम से जाती है कि इसको फाइल करने वाला प्रज्ञा पारिजात सिंह है और ये एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। सो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सो यूजुअली अगर मान लीजिए आप अराउंड 1500 लोग परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें 150 से 200 लोग एवार्ड्स बनते हैं, इस तरीके का। जी। अच्छा, और अगर मैम मान लीजिए हमने कोई केस करा हुआ है या कोई हमारा केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में और हमारा लॉयर कोई और है, तो उसके अंदर आप एक एडिशनल हेल्प के तौर पे आप ऐड ऑन होंगे
जाएंगे बिल्कुल उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली वो लॉयर ही हमें सजेस्ट कर देंगे या वो खुद ही आपको अप्रोच करके कि आपको एओआर के पास जाना पड़ेगा। एओआर जी के पास जाके करना जी, पड़ेगा। इसमें दो चीजें होती हैं, बहुत सारे एओआर सिर्फ फाइलिंग काउंसिल्स होते हैं, वो आर्ग्यूइंग या ब्रीफिंग काउंसिल नहीं होते। मैं कोशिश करती हूँ या मेरा ऐसा प्रेफरेंस रहता है कि मैं ही फाइल भी करती हूँ, मैं आर्ग्यू भी करती हूँ अपने मैटर्स। आपके कंप्लीटली आपके कंप्लीटली मैं पूरा मैं फाइलिंग का काम आप जनरली नहीं अनटिल अनलेस कोई ऐसा टेक्निकल मैटर है जहां हमें भी लगता है कि एक सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता है, तो हम सीनियर एडवोकेट्स को वहां ला सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज होती हैं, एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एंड सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट इज बेसिकली कि आपने कुछ साल स्पेंड किए हैं और आपके एकेडमिक या आपके लीगल क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रांग हैं कि आपको बार ने और बेंच ने आइडेंटिफाई किया है और आपको डेजिग्नेट किया गया है टू लीड द मैटर। सो आपने आपके एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है उसमें कि आपने कितने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, आपने उसमें मेन कितने मैटर्स में आर्ग्यू किया है, आपके उसमें अलग अलग उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं इस तरीके से। सो वो एक सर्टेन एज के बाद, ओनली व्हेन यू आर अराउंड 44-45 यू कैन अप्लाई इट। तो आपको कम से कम 2 दशक प्रोफेशन में रहना पड़ता है पूरा पूरा टू अप्लाई फॉर सीनियोरिटी, सीनियर काउंट के लिए। गॉट इट जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा मैम, आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली मेंस राइट के ऊपर। जी, तो जब हम मेंस राइट की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है, और क्या मेंस राइट को हमेशा गलत समझा जाता है कि जैसे इस जनरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस राइट तो वुमेन के अगेंस्ट हम बोल रहे हैं, ऐसा समझा जाता है तो क्यों? मुझे लगता है किसी के भी हक या हुकूक की बात करना गलत कहीं से नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं के अधिकार हो सकते हैं या किसी भी एक इंडिविजुअल का राइट हो सकता है। आप देखिए, ह्यूमन राइट्स एक बड़ा शब्द है जिसको इवन यूएन ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के चार्टर्स निकाले थे। तो ह्यूमन राइट्स जस्ट बाय द वर्च्यू कि आप एक ह्यूमन के तौर पे बॉर्न हुए, आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें फॉलो किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पर्टिकुलर जेंडर पे आए तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो ये कहना कि मेंस राइट एक गलत चीज है, मैं इससे बिल्कुल तारुफ नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है हर किसी का अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की बात करे। सो मेंस राइट बहुत जरूरी चीज है, वो एक कहीं ना कहीं जेंडर में एक बैलेंस लेकर आती है और हमें स्पोक्स पर्सन चाहिए होते हैं हर एक पर्टिकुलर जेंडर, कास्ट, क्रीड के लोगों की बात सुनने के लिए। कोई भी अगर माइनॉरिटी होता जा रहा है या कोई भी ऐसा है जिनके पक्ष को नहीं रखा जा रहा, तो उनकी बातों को वॉइस आउट करने के लिए उनके राइट्स की बात करना, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। और जैसे हमारा जो भारतीय संविधान है, इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 कहता है कि सबका, आप कानून की नजर में सब कोई बराबर है, लेकिन उसी में फर्दर एक सब क्लॉज है जो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन एक गलत शब्द है, नेगेटिवली यूज किया जाता है, लेकिन जिसका मतलब है कि आप किसी एक को दूसरे के कंपैरिजन में कुछ प्रेफरेंस देंगे, लेकिन इसे संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मे बी हिस्टोरिकली उनके साथ चीजें गलत रही हैं या वो वीक जेंडर्स रहे हैं या सच में उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे कि बच्चे हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, फीमेल्स हो गई। अगर हम देखेंगे, फीमेल्स भी बहुत सब्जुगेटेड रही हैं पास्ट में, और इसीलिए आपका ये सती एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट आया, पीसीपीएनडीटी एक्ट आया, जहां पे गर्भ में ही बच्चे को पता चला कि फीमेल है, फीमेल फीटस है, तो मार दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ गलत चीजें नहीं हुई हैं। तो उनको बैलेंस आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाया, जो एक बहुत ही वैलिड बात थी। लेकिन अब जब हम देखें कि किसी चीज का, किसी अच्छे कानून का जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुरुपयोग होने लगता है, तो समय की कुव्वत या जरूरत यह है कि फिर हम उसे फिर से एक बार चेक करें कि अगर एक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है तो व्हाई नॉट हैव अ नेशनल कमीशन फॉर मेन आल्सो। सो अगर आप पर्सनली मुझसे बोलें तो मेरा ओपिनियन हमेशा ये रहता है कि लॉज शुड बी न्यूट्रल, इट हैज टू बी जेंडर न्यूट्रल, बिकॉज द मोमेंट आप किसी को भी एक थोड़ा सा एडवांटेजियस पोजीशन में डाल रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे की कॉस्ट पे यदि हो रहा है तो वहां पे लिटिगेशन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली ये इतने लिटिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं, एंड वी हैव कम टू दैट पॉइंट कि हमें आदमियों के भी अधिकार की बात करनी पड़ रही है। एब्सोल्युटली। तो मैम, अभी मिसयूज ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं कि मेन के अगेंस्ट लॉ का मिसयूज हो रहा है कॉन्स्टेंटली।
हम देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है आपका 498A जी जैसे लॉज वुमेन प्रोटेक्शन के लिए तो बने थे जी लेकिन आज के टाइम में उनका मिसयूज तो हो ही रहा है बहुत जी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या निकल के, बिकॉज आता अभी है, रिसेंटली आप देख रहे हो न्यूज में भी काफी आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि things are absolutely fine for women, they are still not, वेरी ट्रू, change is still going on, but for men as well वो भी जो हम 10 साल बाद करने का सोचेंगे वो शायद आज करने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये समय समय पे कानून को लाने का रीजन ही यही था कि बेटियों को आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट दिया, 2005 में उनको कुपारसिनरी बनाया, या आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस थी, ये बहुत ही अच्छे एक्ट थे। आप सोचिए कि घर की चार दीवारी के अंदर औरत के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। तो घर के ही लोग से यदि वो अनसेफ है, घर के लोग उसके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसे में एक्ट लाया गया था। और बहुत महिलाओं के साथ आज भी रियलिटी ये है कि मारपीट होती है, वो ना अपने पिता के घर जा पाती हैं और वो अपने पति का घर छोड़ नहीं सकती हैं, चाहे उनके बच्चे हैं या बच्चे ना भी हो। बट सामाजिकता इस तरीके की है प्रेवलेंट की इतना आसान नहीं है शादी करके डिवोर्स लेना या सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना। तो ऐसे में ये कानून बहुत ही सोच समझ के लाए गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली आप ओवर द, मेरे पास कोई बहुत इस चीज में मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं स्टैटिस्टिक्स लेकर आई हूँ, बिकॉज दैट वुड बी इनकरेक्ट टू से। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जहाँ पे पूरा ट्रायल ओवर होने के बाद ये कोर्ट आ गया है, क्लियर मैंडेट आ गया बहुत लोगों के साथ कि वाइफ ने गलत झूठा केस फाइल किया था और ये इतना उत्पीड़न हुआ, इतने साल आपके गए लिटिगेशन में। तो इन लॉज को लाने का लॉजिक बहुत अच्छा था, रैशनल बहुत अच्छा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया है। और इसे मैं नहीं अपनी नजर में बता रही हूँ, बट कटीना ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और हाई कोर्ट ने इस बात को, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इस बात को अपने लैंडमार्क जजमेंट्स में रिटरेट किया है कि ये एक अच्छे पर्पस के लिए लाए गए लेजिस्लेशंस थे, लेकिन इस तरीके से यदि दुरुपयोग होता गया तो यहाँ पे जेंडर डिवाइड बढ़ता जाएगा। जी। तो यदि मैं 498A की बात करूं, 498A इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था। आईपीसी की एक पर्टिकुलर सेक्शन है 498A जो अभी बदल चुकी है क्योंकि हमारी भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो 498A जो था उसको लाया गया था क्रुएलिटी के लिए, बेसिकली कि यदि हस्बैंड ने या इन लॉज ने किसी महिला के साथ, और ये जेंडर स्पेसिफिक थे, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, कि अगर दहेज उत्पीड़न या क्रुएलिटी हुई है किसी के साथ तो वाइफ का ऐसे में राइट है कि वो एफआईआर दर्ज करा सकती है और अपने भी जो भी इन लॉज हैं उन लोगों को इम्प्लीकेट करके। और पहले जब ये लॉ आया था तो कहा गया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो सबसे पहले अरेस्ट होगा, एंड उसके बाद यदि आप सही हैं तो आप प्रूव कर सकते हैं। पर 498A एक ऐसा, मतलब इट्स लाइक अ लव लेटर कि कोई कुछ नहीं समझ आ रहा, 498 ठोक दो, 498 ठोक दो, इस तरीके का। सो दुरुपयोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कदर बढ़ा कि कोर्ट ने ये चीज अंडरस्टैंड की कि ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है। और ग्रेट स्टैटिस्टिक्स व्हिच क्लियरली से दैट दिस इज अ मिसयूज ऑफ 498A, द लॉज व्हिच वर मेंट कि उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा महिला को, ऐसे में इनका मिसयूज किया जा रहा है। तो इसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट्स हुए, और अमेंडमेंट के बाद बोला ये गया कि कभी भी अब 498A अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो मैंडेटरी इनबिल्ट उन्होंने मीडिएशन का प्रोसेस कर दिया है। अच्छा। पहले आप जाइए महिला थाने, आपने कंप्लेंट दिया, महिला थाने आपको रेफर किया जाएगा, दोनों पार्टीज आपस में मीडिएशन करेंगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डेट को ही मीडिएशन फेल कर देते हैं, वो दोनों की पक्षों को सुना जाएगा, महिला का क्या सामान लिया गया है, उसका स्त्री धन किस किसने जब्त किया है, किसके पास रखा है, घर में कौन कौन रहता है, कौन से, मान लीजिए आप दिल्ली में केस आए और वाइफ ने सबको पार्टी बनाया और एक्चुअली पुलिस को पता चला कि जिस ननद के खिलाफ इसने केस फाइल किया वो तो 10 साल से अमेरिका रह रही है। इस तरीके की बदमाशियां भी लोग करते थे कि दामाद का भी नाम डाल दो, जब अपने घर की बेटी के ऊपर आएगी बात तब लोगों को समझ आएगा। तो यू नो यू हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल, वो ऑपरेट करते हैं उस मेंटालिटी से भी। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऐसा ही है। तो एक 6 to 7 months का बहुत ही रिगोरस, मतलब यूजुअली कुव्वत रहती है कि जितना जल्दी आप ऐसे मैटर्स में मीडिएट करा पाओ, अगर यहीं पे खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है। पहला हमेशा एफर्ट ये रहता है कि शादी बच जाए, चीजें ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद भी यदि नहीं हो रहा है तो फिर कोर्ट को समझ आता है, तो फिर ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को समझ आता है कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स ट्राई कर लिए हैं। और सच में यहाँ जेन्युइनली इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें पाई गई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे
फिर FIR रजिस्टर होगी। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज आया, जिसकी वजह से यदि आप पहले, जब मैं तिहाड़ में काम करती थी, हर तीसरा चौथा इंसान जो वहां महिला कारागार में थी उसका यही था कि भाभी ने केस रजिस्टर कर दिया, इसने ये रजिस्टर कर दिया। तो कम से कम वो बहुत ड्रॉप डाउन हुआ है, इसकी वजह से भी रेशियो कम हुआ है। लेकिन क्या चीजें बदल गई हैं, क्या सूरत हाल बदल चुका है, द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट एंड आज भी बहुत मिसयूज है। दिस इज द रियलिटी है आज भी। जी बिल्कुल, उसका कोई विकल्प अभी तक तो नहीं निकला है। विकल्प इसमें यही है कि आप कोर्ट कचहरी जब पड़ गई है आपके ऊपर तो आपको करनी तो पड़ेगी, आप अपने केस को मेरिट्स पे और फैक्ट्स पे अच्छे से कंटेस्ट करिए। ये मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ। मैम अभी हमने जो कॉन्वर्सेशन करी इसके अंदर लॉयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरे को अभी आपसे ये सुन के समझ में आया जी। तो क्या उनके प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए ना कि आप गलत केसेस या गलत चीजों को धाराओं को लगाने के लिए प्रोत्साहित ना करें दूसरे लोगों को? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी और पर्टिनेंट सवाल आपने पूछा है। देखिए, कहते हैं कि आजकल ये बोला जाता है कि बहुत सारे लॉयर्स पैकेज ऑफर करते हैं, राइट, कि आप हम 498 बेसिस पे भी चलते हैं चीजें, हम 498 भी कर देंगे, हम डोमेस्टिक वायलेंस भी लगा देंगे, हम मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर देंगे, हम डिवोर्स का केस भी फाइल कर देंगे। 4 केस मिल गए, वकील को अपनी फीस आ रही है। आई एम नॉट सेइंग ठीक है टू ईच इज ओन सबका, लेकिन हम जब एडवोकेट्स एक्ट के अंदर जब ओथ लेते हैं तो लॉयर की भी एथिकल ड्यूटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को मिसगाइड ना करे, वो अपने क्लाइंट को सही चीजें बताए। 18-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन कोई चीज जो हुई ही नहीं है, आप उसके लिए झूठा केस या फर्जी आप वो लिटिगेशन को प्रेरित मत करिए। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लॉयर्स। लॉयर, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन डू, बट अ लॉट ऑफ लॉयर्स मिसयूज व्हिच दे शुड नॉट डू इट। आई एम पर्टिकुलर, मैं बहुत इस चीज को लेके पर्टिकुलर हूं कि यदि मेरे पास कोई आ रही है महिला पीड़िता, मैं उनकी कहानी सुनने समझने की कोशिश करती हूँ। मैं 1-2 बार काउंसिल भी करती हूँ, पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या एक्चुअली कोई भी चांस है कि शादी में वापस जाया जा सकता है, चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन यदि उनके साथ थोड़ा सा भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ऑल गन्स ब्लेजिंग, तब हम वहां पे अटैक करते हैं। लेकिन मेरे पास आती हैं अलग अलग क्वेरीज आती हैं कि नहीं, हम तो ससुर जी को भी बोलेंगे, वो मुझे ऐसे घूर के देखता था, ये देखता था। अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव वैसे एविडेंसेस हैं कि आपको लगता है कि इनएप्रोप्रिएटली आपका ससुर आपको टच करता था या आपका देवर आपसे सेक्सुअल डिमांड्स रखता था या कुछ इस तरीके की, तो ऐसे में आप बिल्कुल इम्प्लिकेट करिए उनको और उनके ऊपर आप जितने भी रेप के केसेस है, व्हाटएवर जो भी है, या आपके साथ कभी कोई असॉल्ट हुआ है, इस तरीके का मिसहैप हुआ है, या आपके पार्टनर ने कभी बोला कि नहीं फैमिली इंसेस्ट है या इस तरीके से तुम इसमें भागीदार बनो, तब हम डेफिनेटली वहां पे लड़की के पक्ष को रख के या उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीजें ऐड करिए। वरना झूठी चीजें कोर्ट में भी टेनेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जज साहब के पास जिस दिन फाइल जाती है उनको फर्स्ट डे से पता होता है कि किस में कितनी सत्यता है। और रियलिटी है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो एक सिर्फ 2 लोग जानते हैं कि एक्चुअली गलत क्या हुआ और किसने गलत किया या किसने गलत नहीं किया। कभी कभी एक तरफा केसेस आते हैं जहां हस्बैंड ने एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी की है, मारा है। मैं 40-40 साल चली हुई शादियों में भी अभी भी डिवोर्स करा रही हूँ, जिन्हें ग्रे डिवोर्सेस कहते हैं, कि उम्र के इस पड़ाव पे आके या तो प्रॉपर्टी का एंगल होता है या ऐसे भी केसेस आते हैं जहां बात स्वाभिमान या लड़ाई की है, कि इंसान ने अपना 40 साल दे दिए, उसके बावजूद भी उसको उसका एक रिस्पेक्ट या जस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आज उसे ये स्टेप लेना पड़ रहा है। मैंने ऐसे भी केसेस किए हैं जहां औरतें पैसों के ढेर पे बैठी हुई हैं, बहुत बहुत रिच एफ्लुएंट फैमिलीज से आती हैं, लेकिन पति 1 रुपए नहीं देता है, वो दाने दाने की मोहताज है, उनके घर में नौकरों वाली स्थिति है। अब यहाँ पे हम जेंडर को रिवर्स करते हैं और आदमियों की यदि बात करें, बिकॉज आज का हमारा स्पेशल टॉपिक यही है मेंस राइट की, मेन हैव ऑल्सो बीन ऑन द रिसीविंग एंड, और बहुत महिलाएं प्रॉब्लमैटिक होती हैं। उनके साथ भी जिस तरीके की एक्सट्रीम ब्रूटैलिटीज होती हैं, मेंटल वायलेंस, हर समय ये फोर्स करना कि नहीं मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, सबसे पहले तुम अपना अलग करो, साझे में नहीं रहना है। तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट कि शायद कलयुग यही है, हम उस तरीके के, हर कोई बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं तो सब अपने हक को जानती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आ रही है कि कोई निभाना नहीं चाहता, कोई, सब अपने कंफर्ट जोन में है और कोई एक्स्ट्रा स्टेप ये नहीं लेना चाहता कि दूसरे की इनकन्वीनियंस के लिए मैं क्यों करूं, या थर्ड पार्टीज के इंटरफेरेंसेस बहुत हैं कि लड़की के घर वालों के या लड़के के घर वालों के। देखिए, ये ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड जरूरी नहीं है कि एक अच्छी शादी आपकी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है, या 2 बहुत अच्छे लोग, जरूरी नहीं है कि शायद एक अच्छा कपल बना पाए। तो ऐसे में एक रिस्पेक्टफुली, एक सिविलाइज तरीके से आप
म्यूचुअली अलग हो सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई कि यदि लगता है कि मारपीट नहीं है या नहीं बन रही है, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस और व्हाटसोएवर, सबके रीजंस बहुत अलग होते हैं, तो आप ऐसे में बात कर सकते हैं कि क्या कोई स्कोप है कि हम म्यूचुअली एग्रीएबल टर्म्स पे अलग हो सकते हैं। यदि बच्चे हैं तो बच्चों का गुजारा भत्ता, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, वो अकेले सिर्फ माता की जिम्मेदारी नहीं है या पिता की जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से आप म्यूचुअली सेटल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल है और फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, मेंटल ब्रुटैलिटी हुई है आपके साथ, देन आपको वहां पे डेफिनेटली कोर्ट जाना चाहिए। और लॉयर का रोल यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा लॉयर आपको सही गाइड करे तो आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, और यदि आप बद से बदतर आपकी स्थिति हो सकती है यदि आपको मिसगाइड किया गया है। और लोग ऐसे में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेनी टाइम्स दे कमिट सुसाइड, क्योंकि उन्हें लगता है ना हम घर के ना रहे, ना हम घाट के रहे, ना हमारे पास पैसा बचा। सो आई थिंक to my viewers, I would say, in case if there are lawyers also, that lawyers have to act very very ethical whenever they get matters like this. आप भी अपने prudence का इस्तेमाल करिए। तो हम एग्रीड। अभी हमने इसी चीज के केसेस देखे, जो अभी बैंगलोर में केस हुआ जो था वो उसके सुसाइड केस हुआ, उसके अलावा कई सारे। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब एक बार जो एलिगेशन हो गया लगने के बाद में मेन के लिए अपनी इनोसेंस को प्रूव करना एक तो बहुत मुश्किल है। उनको फर्स्ट गो में ही either they are guilty or not guilty, they are treated as guilty. Very true. एंड उनके लिए इतना डिफिकल्ट है उस चीज को प्रूव करना। एक केस हुआ था बहुत टाइम पहले, दिल्ली में ही हुआ था, रेड लाइट पे, जो एक सरदार जी था, बिल्कुल सही, वो आपने आई डोंट नो टेक एनी नेम्स, हाँ। एंड अभी बैंगलोर का केस हो गया। ऐसे कई केसेस और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन में मैम क्या किया जाए, उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज दे आर, आई मीन, पैसे से भी गए एंड जो थोड़ा रेपुटेशन भी चला गया, एंड अभी भी जो उनका जो if they go for a job, then it's going to be difficult to get a job as well. Right. सर, बात हमारे मुझे लगता है सिविलिटी की है सारी, और एक स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है कि कोर्ट में देखिए बोला जाता है दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट जैसा कि आपने कहा, रियलिटी यही है कि द मोमेंट देयर इज एन FIR अगेंस्ट यू, जब तक आपका वो FIR क्वाश नहीं हो जाता तब तक आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि आपने कुछ तो किया होगा। सॉरी टू से, वो इनोसेंस प्रूव होने के बाद भी यही लगता है कि इसने कुछ ना कुछ किया होगा, कैसे तैसे करके बच गया। ये हम बहुत ही, वही है कि हम बहुत ही ट्रिवियल टाइम्स में जी रहे हैं, जहां हर किसी को दूसरे की परेशानी देख के मजा आता है, और अनफॉर्चुनेटली लॉज भी कहीं ना कहीं एक साइड टिल्टेड हो रखे हैं, जिसका जो एम था प्रोटेक्शन देना, एम्पावरमेंट करना, एमेंसिपेशन करना, वो चीजें बदल के दूसरे जेंडर को कहीं ना कहीं बहुत डैमेज कर रही हैं, बहुत हार्म कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि यदि आप आज की जो जेनजी से बात करें या उनसे, उनको इतना डिस्ट्रस्ट हो गया है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पे, उनको वो शादी नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम इतना पैसा बनाया, हमने प्रॉपर्टी बनाई, शादी हुई और हमने एलिमनी में सारा दे दिया। तो शादी से पहले जो एक हमारे यहाँ हिंदू मैरिज में बोला गया कि शादी एक सेक्रेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कि ये कहा जाता है इट्स अ यूनियन ऑफ फैमिलीज, यहाँ लोग मिलते हैं, आत्माएं मिलती हैं। सब कुछ इतना ट्रांजैक्शनल हो गया है कि लोगों को डिस्ट्रस्ट पहले होता है, अब ये लगता है कि नहीं इसके इंटेंशंस क्या है, अरे ये तो घर आके है। और कहीं ना कहीं सबके फियर्स ट्रू भी हैं, बिकॉज उनको एक वो दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, वो वाली बात है। तो उनको लगता है कि भाई इससे पहले कि बेटर लेट देन सॉरी, तो आप बेहतर है कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। और उसके बाद यहीं से प्रीनप्स की भी बात होने लगी है इंडिया में, कि ऑल्दो भी प्रीनप्स इंडिया में एज अ कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत लोगों को ये नहीं अच्छा लगता है कि आने से पहले ही, देखिए वाइफ का पति की प्रॉपर्टी में हर चीज में हक है, और हक होना भी चाहिए, साझे का है, हर चीज साझे का है। लेकिन यदि कानून ही बोलता है कि जो तुमने बनाया वो सब तुमने एलिमनी में दे दिया, जब तो वो इंसान को लगता है कि इट वाजंट इवन वर्थ इट। तो मैं आई एम बिग टाइम चैंपियन और एन एडवोकेट ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी। आई बिलीव इट्स हाई टाइम, हमें ये सोचना चाहिए कि जेंडर न्यूट्रलिटी अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे शिव शक्ति कहते हैं कि एक है, हमने एक जेंडर को दूसरे जेंडर के एनिमी हम बनाते जा रहे हैं। इस तरीके से एक बहुत सीवियर मिसट्रस्ट हो गया है, सबको दूसरे के इंटेंशंस पे बहुत डाउट होते हैं, और ये चीज ठीक नहीं है। अरे लड़कियां तो ऐसी होती हैं, अरे लड़के तो ऐसे ही नहीं होते।
कुछ इंडिविजुअल्स प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लेकिन आप जेंडर स्टेरियोटाइप कर दे वो वहां पे ठीक नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स ये डेफिनेटली बयां कर रहे हैं कि आदमी रिसीविंग एंड पे है, तो कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। हमें कानूनी बदलाव लाना बहुत जरूरी है, वरना ये जो गैप है ये बहुत ही बढ़ता जाएगा। मैम, तो ये कौन लाएगा बदलाव और कैसे आएगा? ये जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए पुश चल ही रहा है, बहुत सारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं। देखिए, ये जो 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, सबके काम बहुत ही अलग अलग होते हैं। लेजिस्लेचर का यानी पार्लियामेंटेरियंस का काम है कानून को बनाना, और वो कानून सही बना है या गलत है या उसमें क्या संशोधन करना है वो जुडिशरी का काम है। जुडिशरी कानून नहीं बना सकती है, तो जजेस लॉ नहीं बना सकते, लेकिन जो बने बनाए लॉज हैं क्या वो सही थे या गलत थे उसको वो बताने का काम जुडिशरी का होता है। सो मेरी तो गुजारिश यही रहती है, और इनफैक्ट बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए हैं कि एक नेशनल कमीशन फॉर मेन होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ नेशनल कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप जेंडर न्यूट्रल लॉज ले आएंगे, दैट इट इज इक्वली। आप स्पेशल लॉज बिल्कुल रखिए, वो जरूरी है, मैं मानती हूँ आज भी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ एक आदमी ही वायलेंस कर सकता है औरत के अगेंस्ट? उधर से वायलेंस नहीं, कि आपको आदमी को भी ये राइट देना चाहिए कि यदि वाइफ ने, कुछ है प्रोविजंस, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आईपीसी में कुछ है ही नहीं है, भारतीय न्याय संहिता में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करें कि औरतों को जो राइट्स दिए गए हैं वर्सेस जो मेंस के राइट हैं, लॉज बहुत पुअर हैं, बहुत ही वीक हैं, एंड इन फैक्ट आई वुड से वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि यदि किसी आदमी के साथ कुछ इस तरीके की चीजें घटित हो रही हैं, अब मेंटल वायलेंस की बात करें, 2 लोग घर के अंदर हैं, आप अभी पुलिस के पास जाइए सर, एक बहुत नॉर्मल बात बता रही हूँ, यदि कोई औरत जाती है जी मेरे पति ने मार दिया, ऐसा है वैसा है, पीसीआर पे फोन किया, पुलिस आ जाएगी, बोल दी कि अरे तो मियां बीवी की लड़ाई है, आपस में ये सुलझ जाएंगे या साथ में रह लेंगे या अलग हो जाएंगे। आप जब तक कट फट के खून चिथड़े होके जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आपकी इमीडिएटली एफआईआर नहीं रजिस्टर होगी। एफआईआर रजिस्टर कराना भी बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे देश में। बिल्कुल। सो ऐसे में क्या एक आदमी के पास राइट नहीं होना चाहिए कि यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, मेंटल वायलेंस हो रहा है, कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो वरना मैं सब कुछ यहाँ से खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें झूठे केसेस में फंसा दूंगी, वो उन सब चीजों को कहाँ डॉक्यूमेंट करे? तो ऐसे में एजुकेशन या आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट करिए ऐसी चीजों को। कहीं कोई वाइफ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ वाइफ तोड़फोड़ करती है, एंगर इश्यूज हैं, इनफैक्ट सीनियर सिटीजन माँ बाप को मारा है, उनको खाना नहीं देंगी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगी, अपने टेम्परामेंट्स को वो दूसरे की साइड वो दुरुपयोग करती हैं। तो आदमियों को भी ऐसे में सचेत रहना चाहिए, उनको भी ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास प्रोक्योर करके रखिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है, यही आपके पास। अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट पे आई एम डूइंग वन सच केस जहां वाइफ हर बार धमकी देती थी कि उसके सो वो बेसिकली लड़की, शी वॉज फ्रॉम पंजाब, और उनके छोटे भाई को वो कनाडा उनके घर वाले भेजना चाहते होंगे, तो उसने 2-3 बार अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो। थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, इतने अच्छे घर परिवार से नहीं आते, इतने संबल नहीं है फाइनेंशियली। तो वो दबाव बनाने लगे कि नहीं, भाई की पढ़ाई में, साले की पढ़ाई में पैसे दो। जब उन्होंने 2-3 बार इस चीज का विरोध किया तो बोला नहीं, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ऐसे नहीं करोगे तो वैसे देना पड़ेगा। ये चीजें 6-7 महीने तक चलती रही, लेकिन ये थोड़े समझदार थे इन्होंने फिर, और ये धमकी देती थी कि मैं रात को बच्चा लेके चली जाऊंगी, दूध पीता बच्चा, बिल्कुल बहुत ही छोटा चले, तो इस तरीके से ये चीजें चलती आ रही थी। उनकी मदर बुजुर्ग हैं, वो कभी उनको भी कुछ है, स्पाइनल बैकबोन इश्यूज हैं, वो वॉशरूम जाए बाहर से कुंडी बंद कर दें, इस तरीके की चीजें हैं। मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये सारी चीजें हैं, और अगर वो आके मुझे बताता तो शायद मैं, हो सकता है, मानती या नहीं मानती, हम भी अपना वी टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट ही हैड प्रूफ्स एंड दैट मेड अस इन अ वेरी गुड पोजीशन। इन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कराए, और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग थी। इस तरीके के हमने कुछ केसेस किए हैं। मैं एक थोड़ा हाई प्रोफाइल केस भी कर रही हूँ जहाँ वाइफ इज ऑल्सो अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंटरनेट, एंड उनको शायद पता नहीं रहा होगा कि घर में सीसीटीवी में वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है, और उसमें ट्रांसक्राइब किया गया है। वो अपनी सास को गाली दे रही है, वो कह रही है तो कोठे में बैठती है वो, तो इस तरीके की बदजुबानी और बदतमीजी की इन सबको ऐसा रगड़ाऊंगी कि इनको समझ आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने ट्रांसक्राइब करके इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 66B का एफिडेविट लगा के, वॉइस रिकॉर्डिंग, आपकी जितनी भी, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स थे, वो सब हमने कोर्ट में दिखाया, एंड
टाइम लगा, सफरिंग्स हुई, लेकिन हम कोर्ट केस जीते। और एक कोर्ट केस आपके फेवर में आता है तो वो सारे कोर्ट्स उसको धीरे धीरे वो वहां से बिल्डअप होने लगता है। तो सी इट्स अनफॉर्चुनेट कि आपके साथ ऐसी कोई चीज हो रही है, लेकिन अगर हो रही है और आप देख रहे हैं कि ये चीजें मेरे साथ कंटिन्यूस होती जा रही हैं, तो सुरक्षा ही बचाव है। और आप ऐसे में चीजों को डॉक्यूमेंट करिए, इकट्ठा करिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा। जो चीज पॉसिबली आगे कोर्ट में हो सकती है, उसके लिए देखिए वो जो है कि कानून की देवी की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, क्योंकि ये सत्यता भी यही है कि हमें नहीं पता, या जज साहब को नहीं पता, या वकील को नहीं पता कि घर के अंदर एक्चुअली क्या हुआ है। मेरे पास मेरे क्लाइंट ने आके कुछ बताया, उनकी बातों को, उनके डॉक्यूमेंट्स को मैंने चेक किया, फिर मैंने केस बनाया, फिर मैं जज साहब के पास गई। तो मैं एक स्पोक्स पर्सन हूँ अपने क्लाइंट की, मैं एक माउथ पीस हूँ, बट क्या सही है क्या गलत है वो मेरा काम नहीं है। मेरा एडवोकेट का काम होता है आपको सिर्फ अपने क्लाइंट की पक्ष की बात रखनी है, दूसरे साइड का पक्ष उसका क्लाइंट रखेगा, लॉयर रखेगा, बट क्या सही है क्या गलत है वो काम जज का होता है। इसीलिए हम उन्हें माय लॉर्ड्स भी बोलते हैं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य विधाता है, वो दे आर द वंस हु आर डिटरमाइनिंग। तो आप अपना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और कोई रीजन है कि सर हम इस प्रोफेशन में हैं, मैंने देखा है कि किस्मतें बदलती हैं, कानून में कोई कोर्ट कचहरी में समय लगता है बिकॉज पेपर वर्क है, बट यदि आप सही हैं तो कोर्ट आपकी मदद जरूर करता है, आपको रिलीफ मिलती है, आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। हमारे लिए एक यही किकबैक है, या यही हमें बहुत, दिस इज व्हाट गिव्स मी थ्रिल, कि मैं एक ओवरनाइट, मुझे पता है कि यहाँ पे स्लम ड्वेलर्स हैं, रह रहे हैं, और इनके घर को तोड़ दिया जाएगा, और मैं वहां से एक स्टे नोटिस लेकर आ जाती हूँ। वो जो दुआएं मिलती हैं, जो इस तरीके के आप देखते हैं, जो आप पढ़ रहे हो, आप उसको क्विकली अप्लाई करते हो, और आपको वहां से आप देखते हो कि आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हो। सो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। सो देयर इज अ रेमेडी, एंड ठीक है, मुझे लगता है समय बदलेगा, लॉज, कोर्ट, लेजिस्लेचर इस बात को बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि क्या वी शुड मूव टुवर्ड्स जेंडर न्यूट्रलिटी। राइट। तो मैम मैरिटल रेप के ऊपर एक है कि राह चलते इंसान में कोई जो एक अननोन व्यक्ति है और एक आपका हस्बैंड है, उन दोनों को आप सेम लेवल पे तो ट्रीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैरिटल रेप का क्या होता है, कैसे उसकी एक्ट्स लगती हैं, या उसका यूज मिसयूज किस तरीके से हो रहा है, और आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो इस चीज में? जी, सो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की सुनवाई कर रहा है, और इसमें भी हमें कंस्ट्रक्टिवली आगे कुछ पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। मैरिटल रेप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सो मैरिटल रेप का मतलब है कि मैरिज में हुआ रेप। क्या मैरिज में रेप हो सकता है, सबसे पहला सवाल। अगर अब इसे हम कैटेगराइज करते हैं मैरिटल रेप को रेप से, रेप क्या होता है? रेप या सेक्सुअल असॉल्ट, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जहां औरत की परमिशन के बगैर, बिना उसकी वॉल्यूशन, उसकी वॉल्यूशन के अगेंस्ट उसके साथ सेक्सुअल एक्ट कमिट किया जाता है, इंटरकोर्स किया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ। ये एक सिंपल भाषा में सेक्सुअल असॉल्ट को माना जाता है। मैरिटल रेप का मतलब है हस्बैंड ने किया हुआ एक्ट टू द वाइफ जो उसकी मर्जी के बगैर है। अब 2015 के आसपास दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन एक फाइल हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड 2023 से इसकी सुनवाई होना स्टार्ट हुई, एंड 23 में फिर एक डबल बेंच ने इस मैटर को सुना। मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मैं इस मैटर में कोर्ट में हिस्सा बनी, और हम फाइलिंग काउंसिल थे मेंस वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। तो पर्सनली मुझे भी बहुत बैकलैश इस चीज का सहना पड़ा कि तुम औरत होके औरत के अगेंस्ट कैसे बोल सकती हो। हमारा बहुत ही प्योर टेक्निकल पॉइंट था कि हम क्यों मेंस वेलफेयर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या लॉजिक या क्या रैशनल है। हमारे आर्ग्यूइंग काउंसिल मिस्टर जे साई दीपक थे, ही इज अ सीनियर एडवोकेट, सो ही वाज लीडिंग द आर्ग्यूमेंट्स। दोनों तरफ के पक्षों की बात रखी गई। बहुत सारी कंट्रीज में मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब हम अपने इंडियन कानून की बात करते हैं। इंडियन कानून बहुत क्लियरली कहता है कि देयर इज नथिंग लाइक मैरिटल रेप। हस्बैंड वाइफ का रेप नहीं कर सकता है, ये एक इम्प्लिसिट वो है। बट अगर मैं आपको सत्यता पर बताऊं तो क्या ऐसा सत्य है? द रियलिटी इज कि बहुत सारे हस्बैंड हैं जो औरत को उनके साथ उनकी मर्जी के अगेंस्ट जबरदस्ती करते हैं, पर जस्ट बिकॉज वो हस्बैंड है और कानून नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो
पकड़े नहीं जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ। मेरी जब मैं कभी पढ़ाई कर रही थी तो मेरी एक रूममेट है, वो उनकी बड़ी सिस्टर डॉक्टर है और MBBS में 5 इयर्स के कोर्स में 4 इयर्स आपकी ट्रेनिंग होती है और 4 इयर्स आपकी पढ़ाई होती है और 1 साल मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। तो वो उनकी इंटर्नशिप चल रही थी किसी हॉस्पिटल में और किसी एक पर्टिकुलर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की है मैं किस्सा आपको बता रही हूँ कि उनकी नाइट ड्यूटी थी एंड सडनली इमरजेंसी में एक लेडी को एडमिट कराया गया जिनके बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। तो जब वो आई और जब वो एडमिट हुई तो इनको केस रिपोर्ट बनाना था, डॉक्टर आया, इनका सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ, इनको प्रॉपरली इनको ऑपरेट किया गया इस तरीके से कि उनमें सर्जरी हुई इनकी। तो देखा कि उनके हाथ में मेहंदी वेहंदी लगी हुई है, बिल्कुल नवविवाहित लग रही थी। तो उनसे पूछा कि एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसपायर्ड, हुआ क्या है, तो वो झिझक रही थी। फिर बाद में बताया जी हस्बैंड के साथ हुआ है। बाद में पता ये चला कि फर्स्ट नाइट थी और हस्बैंड ने बॉटल इंसर्ट की। शी वॉज न्यू, शी वॉज नॉट इवन अवेयर कि वो सेक्स क्या होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, बट हस्बैंड ने इतने ब्रूटली किया कि कांच की वो बोतल फट गई एंड शी हैड पीसेस ऑफ ग्लास इनसाइड हर। उनके ससुर आए थे, उनके घर के लोग आए थे, इस तरीके से कोई FIR नहीं हुई क्योंकि वो पति थे। तो ऐसे बहुत वहशी दरिंदे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली इन द नेम ऑफ बीइंग अ हस्बैंड वो बच जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अनएजुकेटेड औरतें हैं जिनको नहीं पता है, रात को पति दारू पीकर आएगा, पूरे दिन मारपीट करेगा, बदतमीजी करेगा, लेकिन वो जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा क्योंकि उसको लगता है औरत एक वस्तु है, औरत एक प्रॉपर्टी है, एक वो चैटल है। तो क्या ये चीजें हो नहीं रही हैं? ऐसा नहीं है। इस कैविएट के बावजूद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों मेंस वेलफेयर ट्रस्ट को सपोर्ट किया। कानून ये कहता है कि हस्बैंड वाइफ का रेप नहीं कर सकता है, इंडियन लॉ ये कहता है। हाउएवर एक और केवेट इसमें ये है कि इंडियन लॉ इज वेरी क्लियर कि एक तो बाल विवाह भी आपको पता है कि हमारे एज ऑफ मैरिजेस 18 या एज ऑफ कंसेंट 18 माना गया है। लॉ ये भी कहता है कि 15 साल से कम उम्र की यदि आपकी वाइफ है तो उसे रेप की कैटेगरी में माना जा सकता है। तो पहले तो बहुत छोटी उम्र में भी शादियां हो जाती थी। यदि कोई 15 साल से कम उम्र की लड़की है एंड इवन इफ वो मैरिड है लेकिन उसकी कंसेंट के अगेंस्ट हुआ है, तब वहां पे हस्बैंड के अगेंस्ट FIR हो जाती है। तो दोनों साइड के पक्षों को सुना गया, बहुत सारी बताया गया कि ये चीजें हो रही हैं, बहुत स्टैटिस्टिक्स रखे, और मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, जो है सो है, दिस इज द रियलिटी। जब हाई कोर्ट में मैटर आया, हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट वो थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। कानून बनाना जुडिशरी का काम नहीं है, कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन क्या वो कानून सही है या गलत है वो जुडिशरी कर सकती है डिटरमाइन। तो डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब है कि उसको हटाना है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला ये एक आप जो एक सेट स्ट्रक्चर है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ये जुडिशरी का काम नहीं, ये लेजिस्लेचर के थ्रू ही हो सकता था, सबसे पहला। दूसरा, हमने ये बोला कि अगर हम जितने भी ये स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि किस तरीके से लॉज का दुरुपयोग हो रहा है, ये एक और पोटेंट वेपन बन जाएगा वाइफ को अगेंस्ट द हस्बैंड। आप मान लीजिए, अगर मैं एक, ठीक है, इट माइट नॉट बी अ वेरी कंफर्टेबल एग्जाम्पल, 10 बार वाइफ के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप है, 11th टाइम में भी शी इज नॉट इन अ मूड एंड यू हैड सेक्स विद हर एंड शी सेड नहीं, इसने तो मेरा मैरिटल रेप किया है, कि लड़ाई हुई और उस कंटेक्स्ट में। जब शादी होती है तो शादी का लीगल डेफिनेशन का मतलब ही है कि शादी की जाती है प्रोक्रिएट करने के लिए या आगे बच्चे पैदा करने के लिए। तो वहां पे एक इम्प्लिसिट सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हस्बैंड वाइफ की शादी है, ये वो एक इंस्टीट्यूशन में, तो सेक्स तो होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप विल बी देयर। तो वो इनफैक्ट डिवोर्स का एक ग्राउंड ही है यदि शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं है, तो कॉन्ज्यूमेशन तो शादी में होता ही होता है। तो जब आपको पता है, और ये नेचर ऑफ ऑफेंस इतना प्राइवेट है कि ये सिर्फ 2 लोग और 4 दीवारी के अंतर्गत है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कैन यू इक्वेट अ हस्बैंड टू अ पार स्ट्रेंजर? रोड पे चलते हुए आदमी आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करे तो आप उसे रेप कह सकते हो, लेकिन क्या आप हस्बैंड को एक रेपिस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो? दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमने कोर्ट में यही बोला कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मैरिटल लॉ को मानते ही नहीं, रेप को मानते ही नहीं है, बिल्कुल मैरिटल रेप होता है, लेकिन जल्दीबाजी में लिया हुआ डिसीजन सोशली, इमोशनली
कानून से, हर तरीके से इसके रैमिफिकेशंस बहुत ज्यादा होंगे। तो ये लेजिस्लेचर का काम है, धीरे धीरे एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है, आप उस पूरे प्रोसेस को समझिए। बहुत सारे कानून में चेंज आएगा, किस तरीके से, किस कैटेगरी में आप डाल सकते हो कि मैरिटल रेप हुआ है, कब, क्या आपके पैरामीटर्स हैं, क्या पेडेस्ट्रल है। ये एक बहुत ही संजीदा चीज है जिसको एक जल्दीबाजी में डिसीजन लेना, आज हमने कानून बना दिया, आज हमने हटा दिया, इसके रैमिफिकेशंस बहुत होंगे। इट विल ओपन फ्लड गेट ऑफ लिटिगेशन। तो आप इसको सोचिए, एंड जुडिशरी शुड नॉट इंटरवीन इन दिस थिंग। ये काम सिंपली किसका है? ये है लेजिस्लेचर का काम। तो थैंकफुली दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये हमने बोला कि एक अनड्यू हेस्ट है और इस हेस्ट में नहीं होना चाहिए। दिस वाज प्योरली बेस्ड ऑन सर्टेन टेक्निकल पॉइंट्स, बट बहुत लोगों को ये लगा कि नहीं, तुम औरत होके इसके अगेंस्ट। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग और डिसरिगार्डिंग जिनके साथ ऐसा चीजें नहीं हुई हैं। सो लेकिन उसके बावजूद जिसका काम उसी को साझे, जुडिशरी शुड नॉट इंटरवीन इन दिस। एंड थैंकफुली बेंच ने 1:1 में ये डिसाइड किया। एक जज ने बोला कि मैरिटल रेप को हटा देना चाहिए, डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए, जस्टिस राजीव शक्कर थे, एंड दूसरे जस्टिस हरिशंकर थे। ही सेड कि नहीं, आई एम ऑफ द व्यू कि ये एक बहुत हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी ये बहुत इम्पैक्ट करेगा, तो ये बहुत एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं इसमें डिक्रिमिनलाइज नहीं करूंगा। एंड उसके बाद उन्होंने परमिशन दिया था कि आप लोग सर्टिफिकेट, आपको दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट कर रहा है ये, क्योंकि एक बड़ा मसला है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठनी चाहिए, लेट दिस मैटर बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट। तो मैटर अभी भी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है अभी भी। तो इस तरीके के केसेस आते हैं, लोग अपने आप को एजुकेट करें, और हम लोग भी कानूनी प्रक्रिया में इस तरीके से पार्ट बनते हैं। सो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड स्टिल गोइंग ऑन? यस, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ऑलराइट मैम। तो जो मैन अभी फॉल्स एलिगेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, एंड नॉट जस्ट मैन, आपके हिसाब से जो करंट यूथ जो है, अभी जेन जी की बात बहुत ज़्यादा होती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ कम्प्लीटली, मेन विमेन बोथ, कैसे एक बैलेंस्ड और फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर राइट्स बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जेंडर न्यूट्रल। दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट, जो जिन लोगों के साथ ऐसा चल रहा है उनके लिए मेरा क्या सुझाव है? देखिए, एज अ लॉयर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मे बी एक इंस्टेंस या एक लड़ाई पे आपको तुरंत जंप नहीं कर जाना चाहिए कि ये तो ऐसा ही है या ये ऐसे ही करेगा। कभी कभी इंसान गुस्से में कटु शब्द बोलता है, हस्बैंड्स भी बोल देते हैं, वाइफ्स भी बोल देती हैं। तो आपको, यू नो योर पार्टनर द बेस्ट। और मैं यहाँ सिर्फ आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ, आपको पता है कि आपका पार्टनर कैसा है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है दैट यू नो योर पार्टनर द मोस्ट आफ्टर अ पॉइंट। सो आप एक सिविलाइज तरीके से पहले सुनने समझने का प्रयास करिए। आप अपने लेवल पे देखिए, फैमिली के लेवल पे देखिए। अगर आप इस तरीके के घर परिवार परिवेश से आते हैं जहाँ आपके यहाँ पंचायतें होती हैं या आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनकी भी इंटरवेंशन के थ्रू चीजें सुलटा सकते हैं। कभी कभी अपनी ईगोज बहुत बढ़ जाते हैं लोगों के, आप उसे डिफ्लेट करिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो। हालांकि जरूरी नहीं है कि सामने वाले का पीओवी और आपका पीओवी सेम हो। सो ऐसे में आई वुड सजेस्ट, यदि आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, होती आ रही हैं, तो आप इनको डॉक्यूमेंट करिए, क्योंकि ये एक पोटेंशियल आपको एक रेड फ्लैग है जो आपको सचेत कर रहा है कि आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं, और बहुत एग्रेवेटेड फॉर्म में। तो यदि आपको कोई भी अपने पार्टनर का ऐसा एक्ट दिखता है जहां आपको लग रहा है कि वो ब्रूटैलिटी कर रही हैं आपके साथ, चीजें फेंक रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, आपको मेंटली अब्यूज कर रही हैं, आपको फाइनेंशियली अब्यूज कर रही हैं, तो आप इन चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए। यदि वो गाली गलौज कर रही है, मार पिटाई पे उतारू है, आपके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रही हैं, सीसीटीवी कम्स वेरी हैंडी। आप टेक्नोलॉजी का प्लीज इस्तेमाल करिए। सीसीटीवी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ठीक है, इट शुड नॉट बी इन योर बेडरूम, बट देयर आर कॉन्स्पिक्युअस प्लेसेस आपके घर में जहां पे आपको ये सारी चीजें, और आपको इनफैक्ट अपने पार्टनर को बताना भी चाहिए, क्योंकि किसी की पर्सनल राइट इन्वेड ना हो। आप घर में बिल्कुल सीसीटीवी इंस्टॉल करिए, ताकि आप भी एक ट्रैक रख पाए कि यहाँ पे चीजें क्या कर रही है। आप उनको प्रोक्योर करिए, उनको डॉक्यूमेंट करिए, और यदि एट द फर्स्ट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि नहीं, गलत चीजें हो रही हैं मेरे साथ, आप पुलिस में जाके कंप्लेंट दीजिए। उस कंप्लेंट की रिसीविंग आप अपने पास रखिए। इन चीजों को आप अपना पेपर वर्क स्ट्रांग रखिए, रिकॉर्डिंग्स पोजेस करके रखिए। जहां लग रहा है कि नहीं, गाली गलौज बदतमीजी हो रही है, वो सारी चीजें, व्हाट्सएप के चैट्स, ईमेल्स, एनीथिंग,
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको अपनी लड़ाई करनी है तो आपको अपनी मदद भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो आप पहले कोशिश करिए, अगर आप म्यूचुअली सेटल हो सकते हैं कि आपके बीच में एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको लेके आप किसी कंसेंसस पे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये चीज कंटिन्यूड रह रही है और आपको लगता है कि नहीं कोर्ट कचहरी इज द ओनली वे आउट, देन आप जाइए और फिर आप एक सेंसिबल लॉयर ड्यू डिलिजेंस के साथ आप वो करिए, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, अपने लॉयर्स के भी बैकग्राउंड के बारे में जाइए। बहुत सारे क्लाइंट्स के पास फाइल्स तक नहीं होती हैं, तो आप फाइलों की कॉपियां आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि अगली तारीख क्या है। आप अपनी हर तारीख पे जाइए, आप कोशिश करिए आप हर तारीख पे जाए अंटिल वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो आपको अपने लॉयर के साथ भी ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, उन्हें भी थोड़ा कम परेशान करिए, क्योंकि आई नो वो आपकी बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन हमारे लिए एक डेली का ये सारी चीज है। बट आपको उनकी एडवाइस को सुनना समझना चाहिए, लेकिन 1% भी अगर आपको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं तो एक सेकंड ओपिनियन लेने में या अपना लॉयर चेंज करने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, दिस इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू। और अगर आपका ब्रीफ और आपके डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस अच्छे हैं, देन सूनर देन लेटर आपके फेवर में मैटर जरूर आएगा। पहला कंपोनेंट। दूसरी बात, जेनजी की या ये जो न्यू जनरेशन है, आई डोंट नो 10 साल पहले आई वॉज ऑल्सो प्रोबेबली जेनजी ओनली। मैं यही कहूंगी कि लॉ की डिग्री करना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक आपके जो राइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। आप अपने आप को एजुकेट करिए, आप इस तरीके के अवेयरनेस वाले पॉडकास्ट देखिए, मेक द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक बहुत अच्छा पोटेंट वेपन है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपने अपने ब्रीफ पॉइंट्स डाले, मेरे साथ ये चीजें हो रही है, आप वकील के पास भी जाने से पहले एआई पे ये क्वेश्चंस पुट अप करिए कि मेरे लिए क्या पॉसिबल बेहतर चीजें हो सकती हैं। ट्राई कि हम चीजों को समझें और परेशानियों को एमेलियोरेट करें। दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल। Amazing. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming today and sharing your viewpoints on all these topics about men's right and of course about women's right as well. True. Thank you once again. Thank you so much, sir. Thank you.